Hello students, I am Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about carbohydrates, the power nutrient. लास्ट की क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जाना, उसके रोल, उसके सिग्निफिकेंस और अब आने वाली क्लासेस में हम लोग इन बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और आज पहला बायोमॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है और विदाउट एनर्जी आवर सेल कांट डू एनी वर्क। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन तो एनर्जी स्टोरेज है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह भी यूटिलाइज होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। सो एज द मोस्ट abundant biomolecules on the earth, each year, photosynthesis converts more than 100 billion metric tons of CO2 and H2O. कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि प्लांट में होती है और इन्हीं प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लगातार निर्माण होता रहता है और जो इसको बनाता है मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। दे आर फाउंड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स। स्टार्च के रूप में आपको मिलेगा ये पॉलीसेक्राइड जो कि एबंडेंट है कहाँ पे? व्हीट, मेज, राइस, पोटैटोज एंड प्रोसेस्ड फूड में। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फूड। और केमिकली हम लोग देखें, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकली दे आर divided into two groups because of the functional groups aldehyde and ketone. So carbohydrates are basically polyhydroxy aldehydes and ketones that yield such compounds on hydrolysis. Many, but all have the empirical formula of this kind of, but some also contain nitrogen, phosphorus, and sulfur. And in this chapter, we are going to discuss about major classes of carbohydrates. ठीक है, उसका कैसे उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. So these things we have already discussed in previous class, but in the summary, they basically function as a immediate source of energy. अगर हमें तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से. So they act as a immediate source of energy and participate in various metabolic activities. ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एटीपी की जरूरत पड़ेगी और एटीपी का इमीडिएट सोर्स कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है, सो पॉलीसेक्राइड सर्व एज ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी और जब हमें इसकी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है तो वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और यही हमें प्लांट्स में और न सिर्फ प्लांट्स में बल्कि लीवर और मसल्स ऑफ एनिमल्स में भी मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. और इसके अलावा वो स्ट्रक्चरली रूप से हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में, ये कोएंजाइम्स में और बैकबोन ऑफ जेनेटिक मॉलिक्यूल आरएनए, उसमें राइबोज 5 कार्बन मोनोसेक्राइड राइबोज का निर्माण करते हैं. ठीक है, डीऑक्सी राइबोज का भी निर्माण करते हैं. तो ये सारा जो है स्ट्रक्चरली रोल भी प्ले कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चरली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनर्जी भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो कार्बोहाइड्रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल एंड दे आर indispensable फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड प्लांट्स आल्सो, उसमें सेलुलोज और काइटिन पाया जाता है. दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चरल का अनदर एग्जांपल. इसके अलावा इम्यून सिस्टम में आप देखोगे, फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, प्रिवेंटिंग पैथोजेनेसिस, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग एंड डेवलपमेंट, सब जगह इनका रोल मिलेगा आपको. लुब्रिकेटिंग स्केलेटल जॉइंट्स टू प्रोवाइड एडहेशन बिटवीन सेल, आपस में सेल को जोड़ने का काम करती हैं. कन्फर बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल सेल. तो बायोलॉजिकल सेल्स जो है एक दूसरे से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगी? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन. तो उसमें भी ये लोग
पार्टिसिपेट करते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी आती है ऑन द सरफेस ऑफ cells with the help of this carbohydrate. Now let's move on to the next slide. Okay. Now अगर हम लोग इसको एनिमल और प्लांट टिश्यू का इसका परसेंटेज देखें तो एनिमल और प्लांट टिश्यू में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज काफ़ी वेरी करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एनिमल के केस में कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड ओनली 1%, जबकि प्लांट में 30% है। बिकॉज एनिमल जो है ऑलवेज वर्किंग कंडीशन में रहता है तो उसको इमीडिएट कार्बोहाइड्रेट सोर्स की जरूरत रहती है और वो इसको यूटिलाइज करते रहते हैं। प्लांट के केस में दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे स्टोर दिस काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर देयर फ्यूचर यूज। सो देयर आर सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स मिलेंगे। These are the various biological significance of carbohydrates, and some of these things we have already discussed in previous class. Okay, now let's move on to the next slide. Nomenclature and definition. अब हम लोग देखेंगे इसका nomenclature कैसे किया जाता है, various kind of nomenclature और इसके definitions के बारे में। Carbohydrate is basically hydrates of carbon. कार्बन का ये हाइड्रेट्स है। Because it consists तीन एटम्स जो है, तीन एलिमेंट्स इसमें हो जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें यूजली H and O atom is in the ratio of 2:1, and it makes the empirical formula of CmH2O का whole n. तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जहाँ की M जो है वेरी कर सकता है N से। डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे, आप देखिए। ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इन दिस फॉर्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, लाइक फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड फिट्स इनटू दिस जनरल फार्मूला, समझे, लेकिन but it's not a carbohydrate. Similarly, deoxyribose and rhamnose, these are the carbohydrates, but they are not fit into this definition. तो कई exceptions भी हैं यहाँ पे, but general empirical formula is the CmH2O का whole n. This is the general empirical formula, and as I have already mentioned that it is produced from the CO2 and H2O के combination से with the process of photosynthesis. प्लांट सी जो है इसको बनाते रहते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हवा से CO2 और H2O यूटिलाइज करते हैं और उसकी मदद से ये लोग कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते रहते हैं। और अगर हम लोग इसकी रेंज देखें तो इट एग्जिस्ट एट द स्मॉलेस्ट एट ग्लिसरॉल्डिहाइड और लार्ज एज एम्पली एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इट्स अ वेरी लाइक वेरी मच लार्ज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं कार्बोहाइड्रेट में, और बहुत ही लार्जर मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी अवेलेबल हैं। तो वेरी लार्ज डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे, बहुत लार्ज आप देख पा रहे हो मॉलिक्यूलर वेट में, and it fulfill variety of functions like energy storage, structural component, and also informational molecules in cell to cell signaling. So these are the various functions, and this is the ratio. Now let's move on to the next slide. So carbohydrates could be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis. So basically carbohydrates जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कंपाउंड्स हैं, या इस काइंड ऑफ कंपाउंड्स, किसी कंपाउंड से अगर हाइड्रोलिसिस के बाद निकल रहा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। और बेसिकली नॉमेनक्लेचर में इसको फॉलो किया जा रहा है, बड़ी सिंपल नॉमेनक्लेचर में नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जितना भी नंबर होगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन एटम का, उसमें ओज लगा देंगे, तो दैट विल बी द बेसिक नॉमेनक्लेचर। लाइक 3 कार्बन अगर है तो इट विल बी ट्राइओस। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू फंक्शनल ग्रुप्स। जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे इसको डिटेल में, तो उसमें आपको सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप,
तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ में दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। और इसी सी वाले में दो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ अटैचमेंट, अगर इसमें CH3 और H जुड़ा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड सी एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन अटैच टू द कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन इट विल बी द एल्डिहाइड। अदरवाइज अगर कार्बोनिल कार्बन जो है दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट विल बी कीटोन। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना आपको, आपके लिए, व्हाट इज कार्बोनिल, व्हाट इज एल्डिहाइड एंड व्हाट इज कीटोन। तो एल्डिहाइड आर कीटोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which incorporate a carbonyl functional group. Okay, functional group, what is functional group? बेसिक्स थोड़ा समझते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग जानते ही हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स विद इन ए कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ दैट कंपाउंड। तो फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स हैं जो कि उस कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टर के लिए, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होगा तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। So these are the various kind of chemical functional groups: alcohol, phenols, ethers, aldehyde, ketones, carboxylic acid, esters। और इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है और ये IUPAC एंडिंग। ठीक है, तो ये भी आपको समझने की जरूरत है अगर आपको बायोकेमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही से समझना है, तो दिस बेसिक्स शुड बी क्लियर। हाइड्रोक्सिल, मेथिल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, amino, phosphate, and sulfahydryl groups. So these are the important chemical functional group in the case of biochemistry। तो बायोकेमिस्ट्री में जनरली आपको ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अदर अदर उसमें। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल, एमाइनो, फॉस्फेट एंड सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। यहाँ पे अगेन वो चीजें दे रखी हैं कि ये दीज आर द कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स इन द बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसको आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, याद करने की बेसिकली कोशिश करिए कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है का फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो कीटोन, मिथाइल, फॉस्फेट, सल्फाहाइड्रिल, दे आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स और यही बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे समराइज किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो दीज आर द वेरियस फंक्शनल ग्रुप। और ये कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर यही दोनों ग्रुप आते हैं। ठीक है, ये आर आर जो है ये चेंज होता है, आर आर डैश, तो इट विल बी कन्वर्टेड कैटेगराइज अंडर दिस कार्बोनिल ग्रुप। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट कैन बी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं कि उसके बारे में भी हम लोग आने वाली क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए। सो कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, कौन कौन से? एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। तो बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप, ओनली टू फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स हैव एल्डिहाइड एंड सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विल हैव कीटोन। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, उनका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है पोजीशन पे, यही उठ के यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया, दिस इज कीटोन एंड दिस वन इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो ओनली द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ द दिस कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है। तो ये पोजीशन जो है चेंज होती है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट कैन बी कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स में उसका कंस्टिट्यूशन चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है और उस पे बाकी सारा मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम रहेगा, ओनली द सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंटली प्लेस्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द
So we can say that this is the glyceraldehyde and this is dihydroxyacetone. Dihydroxy, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इट विल बी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है. एंड दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. और इसको हम लोग बोलते हैं एल्डो ट्राइओस. एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, या इसको बोलेंगे कीटो ट्राइओस, जिससे कीटो. यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और साथ में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ट्राइओस हो गया. और ये कीटोन के कारण इसका नाम कीटो पड़ गया. तो कीटो ट्राइओस और दिस इज एल्डो ट्राइओस. तो ये सब चीजें आप लोग समझिए और इस वीडियो को बार बार रिपीट करिए जिससे कि आप लोग इसको समझ सको. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो we can say that carbohydrates are just polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketone. Polyhydroxy means multiple hydroxyl ग्रुप होते हैं उसपे और साथ में कीटोन ग्रुप होता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होता है. क्रिटिकल सेंटर्स आर मार्क्ड इन द डायग्राम विथ स्टेरिक. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में इसको देखने की समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज द स्ट्रेट स्ट्रक्चर, एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे आप इसी एक मॉलिक्यूल का देख पा रहे हो. दिस इज द एल्डोज और एल्डोहेक्सोस, जिसे सिंपली आप डी ग्लूकोज बोलते हो. ठीक है. तो ये यही स्ट्रक्चर अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म में लाएंगे तो ये इस टाइप से दिखेगा आपको. ये यहाँ पे आप इसको कीटोस ग्रुप देख पा रहे हो या डी फ्रक्टोस. ठीक है. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं. ओके. तो यहाँ पे ये जो एस्ट्रिक्स में दिखाया गया है, दिस इज द कार्बन, जिसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है. तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहां पे हम लोग ने एस्ट्रिक लगाया हुआ है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ द मॉलिक्यूल, जहाँ पे उसकी केमिकल एक्टिविटी डिसाइड होती है. यहीं पे ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, रिएक्शंस जो देता है उसकी प्रॉपर्टी इसी वाले प्लेस से डिसाइड होती है. ठीक है. तो दिस वी कॉल्ड एनोमेरिक सेंटर. एंड देन लुक एट द सब्स्टिट्यूएंट देयर. इफ वन इज एच इट विल बी द एल्डोज, जो मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि अगर हाइड्रोजन है तो इट विल बी द एल्डोज. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो. लेकिन अगर दो बॉन्ड, दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं वहां पे, तो इट विल बी द कीटोन. आप बैक वाली स्लाइड में जाइए, वहां पे एल्डिहाइड और कीटोन की डिफिनेशन फिर से देखिए, तभी आप इसको समझोगे. सो द सिस्टम आर फर्दर क्लासिफाइड हाउ मेनी कार्बन एटम्स. तो अगर आपको किसी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाइड करना है तो जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था, सिंपली आपको उसके कितने उसमें कार्बन एटम है वो गिनने हैं और उसमें ओज लगा देना. दिस इज द सिंपलेस्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सम ऑफ द एग्जांपल: टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज. दीज आर द ग्रीक नेम. ठीक है. टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज. तो शुगर आर soluble बिकॉज दे आर मोर देन हाइड्रोकार्बन्स. द OH ग्रुप उसमें बहुत ज्यादा होता है. दैट इज why they are very much soluble in water. Okay, let's move on to the next slide. So on the basis of this, we can say that aldose, a carbohydrate, contain aldehyde group. Ketose means a carbohydrate that contains a ketone group. और ट्राइओस, टेट्रोस, और इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग और भी चीजें बना सकते हैं, जैसे एल्डो पेंटोस. एल्डो पेंटोस, कीटो हेक्सोस. ठीक है. पेंटोस से हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे 5 कार्बन एटम होंगे और ओस तो कार्बोहाइड्रेट हो गया. और एल्डो मतलब एल्डिहाइड, इट विल बी कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप. सो यहाँ पे इस तरह में हम लोग क्या, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हमको पता चल रहा है और साथ में क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी पता चल रहा है. ठीक है. सो बोथ दिस कैरेक्टर, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, may also be combined into one, aldopentose or ketohexose. Okay. So these are some of the additional terms which you should remember. Another important term is glycosidic bonds. तो glycosidic bonds वो bonds हैं जो कि a type of covalent bond that joins carbohydrate and to another group. तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट या किसी और another ग्रुप से मिलके वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसको. तो एक तरफ एनी शुगर कार्बोहाइड्रेट है और दूसरी तरफ नाइट्रोजनस बेस या एनी शुगर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल.
तो ये कोई भी बॉन्ड इससे बना सकता है और डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स काइंड ऑफ चीज बनती हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज द शुगर। और शुगर कहाँ से बाउंड कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस से। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बहुत ये कार्बोहाइड्रेट के केस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो अगर डिवाइड किया जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, 1,4 अल्फा एंड 1,4 बीटा। 1,4 अल्फा जैसे माल्टोज में आप देख पा रहे हो, ठीक है। 1,4 अल्फा में क्या है? OH ऑन द कार्बन 1 इज बिलो द ग्लूकोज रिंग। तो OH ग्रुप जो है एट कार्बन 1 वो क्या है? बिलो द ग्लूकोज रिंग होगा। जबकि 1,4 बीटा में अपोजिट है, OH इज अबव द प्लेन। OH जो है वो अबव द प्लेन होगा। सो दिस इज द two kinds of glycosidic bonds. These are the two glycosidic bonds, 1,4 अल्फा एंड 1,4 बीटा। आने वाली क्लासेस में हम लोग जब डिस्कस करेंगे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये टर्म हम काफी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इससे फेमिलियर होइए। ओके, नाउ लेट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो टर्म देखे थे। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कार्ब का से जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। और इसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? विद द डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो वो प्रोसेस हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, तो वो किस टाइप्स के फॉर्म में आता है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अगर उसमें हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपल यूनिट्स आ रही हैं दैट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म, तो उस इट विल बी कॉल्ड मोनोसेक्राइड्स। दिस इज द सिंपल शुगर। तो ये मोनोसेक्राइड जो है फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, फर्दर टूट नहीं सकते हैं, तो इसी को हम लोग मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। ऑलिगोसेक्राइड्स में क्या है? हाइड्रोलिसिस में इनमें 2 या फिर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपको मिलेंगी, है ना। मोनोसेक्राइड्स जो आपके ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म हो गए, यही मोनोसेक्राइड अगर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिल रही हैं, इट वी विल कॉल्ड ऑलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में क्या है? दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, सो दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स। मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स अगर अब मिलेंगे आपको तो दैट विल बी द पॉलीसेक्राइड्स। तो इसी बेसिस पे हम लोग ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसको आप लोग समझिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे फिर से अगेन हम लोगों ने उसको टेबल फॉर्म में दिखाया हुआ है। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मोनोसेक्राइड। अगर एक सिंपलेस्ट यूनिट आ रही है इट विल बी द मोनोसेक्राइड। अगर 2 से 10 यूनिट आ रही है मोनोसेक्राइड्स की, इट विल बी द ऑलिगोसेक्राइड्स। एंड मोर देन 10 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉलीसेक्राइड्स, वी कैन से पॉलीसेक्राइड्स। और इसको फर्दर अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया था एल्डोज एंड कीटोज में। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जिसमें एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक में कीटोन ग्रुप होता है, इसीलिए इसको एल्डोजेस और इसको कीटोजेस कहते हैं। ग्लूकोज क्या है? दैट इज द एल्डोज। फ्रक्टोज जो कि फ्रूट वगैरह में पाया जाता है, जो शुगर, दैट विल द फ्रक्टोज, और उसको हम लोग कीटोज बोलते हैं। देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ट्राइओजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, हेप्टोजेज। नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे भी हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो मोनोसेक्राइड को उसमें भी डिवाइड किया जा सकता है। फिर आते हैं ऑलिगोसेक्राइड्स पे। तो यहाँ पे अगर दो मोनोसेक्राइड्स है तो इट विल डाइसेक्राइड, तीन मोनोसेक्राइड्स हैं अगर तो इट विल बी द ट्राइसेक्राइड्स, एंड फोर मोनोसेक्राइड विल बी द टेट्रासेक्राइड्स। और यहाँ पे डाइसेक्राइड का एग्जांपल आपको दिया हुआ है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। इसमें दो दो
मोनोसेक्राइड्स होंगे, दो दो ग्लूकोज यूनिट पाई जाएंगी। रेफिनोज में 3 और टेट्रा में 4। ओके। और अगर पॉलीसेक्राइड के केस में हम लोग देखें, दिस इज द होमो एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड। होमो वाले में क्या है, उसमें सिर्फ शुगर की चेंज होंगी। हेट्रो वाले में अदर देन शुगर के अलावा भी उसमें सल्फेट या फिर अदर चीजें भी पाई जाती हैं, जो हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे, इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो होमो वाला में क्या होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ये आपकी शुगर यूनिट्स पाई जाएंगी, तो इट विल बी द डिवाइडेड। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, cellulose, inulin. Okay, these are the for different examples of homopolysaccharide, and this is the heteropolysaccharides. Heparin, darbeton, sulfate. ठीक है, तो these are the heteropolysaccharides. Okay, now discuss about structure, occurrence, and biological importance of monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. यहाँ पे आप ये एनिमेशन में भी देख पा रहे हो, दिस इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स, और यही चेन अगर लगातार बनती जाती है तो इस विल बी द पॉलीसेक्राइड्स। So monosaccharides are simplest carbohydrate in that they cannot be hydrolyzed into smaller carbohydrates. ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट इज द चेन ऑफ ग्लूकोज, चेन ऑफ फ्रक्टोज, एनी काइंड ऑफ लाइक मिल के बनते हैं मोनोमर्स। तो मोनोसेक्राइड्स उनका क्या होगा, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद वो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड होके या ब्रेक डाउन होके नहीं टूटेगा, तो that component will called monosaccharides. So they are usually colorless, water soluble, and crystalline solids. Chemically, as we have already discussed, we can divide into two parts, aldoses and ketoses. ठीक है, एल्डोजेज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, जहां पे आप देख पा रहे हो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, CHO ग्रुप। और कीटोजेज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो CO ग्रुप। So glucose and galactose are isomers, but they are aldohexoses. They are aldohexoses, and they looks like similar. So glucose and galactose both are reducing sugars. ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है वो, और एल्डिहाइड इनमें प्रेजेंट है। जबकि फ्रक्टोज के केस में इट इज ए कीटोज एंड इट्स ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज यहाँ पे फ्री कार्बन एंड जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है ऑलरेडी। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप फ्री है, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। सो ईच कार्बन एटम दैट सपोर्ट्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड काइरल, एक्सेप्ट दोज एट द एंड ऑफ द चेन। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग काइरल बोलेंगे, और एक्सेप्ट दोज जो एट द एंड ऑफ द चेन, दिस गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे। So the general chemical formula of unmodified monosaccharide is CN2NON or CH2O का whole, literally a carbon hydrate. Some of the points also need to mention here. Contrary to their name sugars, only some monosaccharides have a sweet taste. Sugar इनका नाम है, लेकिन only some of the monosaccharides have sweet in taste. They are very important and they act like a fuel molecules in our body. Not only the fuel molecules but also building blocks for nucleic acids, because because of their simplest structure, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी आने वाले क्लासेस में, आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तब आपको ये स्ट्रक्चर काफी सिंपल लगेगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से दे डाइजेस्ट क्विकली एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम क्विकली, बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भी मिक्स कर जाते हैं, और इसी वजह से दे आर इंपॉर्टेंट फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर न्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ अगर हम लोग क्लासिफाई करें मोनोसेक्राइड्स को, तो जैसे हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कार्बन एटम, वी कैन डिवाइडेड इनटू दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 कार्बन है अगर, तो ट्राइओस बोल देंगे। 5 कार्बन है तो पेंटोज, 7 कार्बन है हेप्टोज, 4 कार्बन है टेट्रोज, एंड 6 कार्बन है तो हेक्सोज, और इसी तरह हेप्टोजेस। तो ये यहाँ पे एल्डोजेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे कीटोजेस के एग्जाम्पल दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसको आप इसके गो थ्रू होइए, आप फेमिलियर होइए इन चीज़ों से। तो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइओजेस, ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। फिर टेट्रोजेस, इलेक्ट्रोज, राइबोज शुगर, है ना, ये न्यूक्लिक एसिड्स में पाई जाती है। जाइलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये आप लोग फेमिलियर हैं इससे, इस चीज से। फ्रक्टोज फ्रूट में पाया जाता है। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके सोर्सेज और इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मोनोसेक्राइड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और अगर देखें तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर 20, जो कि नेचर में अवेलेबल है। मोनोसेक्राइड विद 8 और मोर कार्बन आर रेयरली ऑब्जर्व बिकॉज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। 8 या उससे ज्यादा संख्या के कार्बन आपको बहुत ही कम, रेयरली जो है आपको मिलेंगे नेचर में, ठीक है, बिकॉज दे आर क्वाइट अनस्टेबल। ओके, सो ग्लूकोज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, है ना, because the chemical energy it is extracted through glycolysis and citric acid cycle। तो ग्लूकोज जो हेक्सोज है, हेक्सोज वाले में आता है, दे आर द मेन शुगर ऑफ द बॉडी। इसी तरह यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसका दिया हुआ है, यहाँ पे ट्राइओसिस का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है हमारे उसमें। ग्लिसरॉल्डिहाइड भी हमारे बॉडी में बनता है एज ए इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इलेक्ट्रोज भी बनता है। ये सारा यहाँ पे आपको मिलेगा मोनोसेक्राइड्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड, ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस है, उसका यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस समराइज किया हुआ है। राइबोज आप लोगों ने, हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ग्लूकोज इज द मेन शुगर ऑफ द बॉडी। फ्रक्टोज विच इज फाउंड इन फ्रूट्स, तो इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। फर्स्ट पहले ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। ये ग्लाइकोलिसिस के केस में हम लोग देखेंगे। गैलेक्टोज, it is basically synthesized in mammary gland to make lactose of milk। mannose, it's a constituent of glycoprotein and glycolipids। ठीक है, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में आता है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स में। some other monosaccharides can be converted in the living organism to glucose। in the liver, galactose 1 phosphate is converted into glucose 1 phosphate before begin being converted to glucose 6 phosphate। तो ग्लूकोज जो है बहुत ही सिंपल मोनोसेक्राइड है, और इसीलिए ऑलमोस्ट जो भी अदर मोनोसेक्राइड्स है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और तभी वो सेल उसको यूटिलाइज कर सकती है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगेन, these are the some naturally occurring monosaccharides: एर्बिनोज, राइबुलोज, जाइलोज, राइबुलोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सब हम लोग पढ़ लिया है। तो यहाँ पे फिर से आप उसको सोर्सेस को बताया गया है, इसको आप अपनी कॉपीज में बनाइए और इसको समझने की कोशिश करिए कि इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स अगर हम देखें, जैसे हम लोगों ने बताया, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अबंडेंट। डी ग्लूकोज इज द, दिस इज द मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। और उसके अलावा डी फ्रक्टोज, कीटो हेक्सोज के केस में डी फ्रक्टोज, ये एल्डो हेक्सोसिस है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ओके, the aldopentoses, D-ribose and 2 deoxy-D-ribose are the important components of nucleotides and nucleic acid। DNA और RNA, उसमें भी आपका ये मोनोसेक्राइड पाया जाता है। D-ribose is the form of constituent of RNA, जबकि deoxy-D-ribose is the constituent of DNA। ठीक है, तो these are the various biological significance of monosaccharides। अगेन, अगर हम स्ट्रक्चरली इसको देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इस स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉपीज में बनाइए, नंबरिंग भी यहाँ पे दे रखी है आपको सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे आप इसको बनाएंगे तब आपको ये याद होगा, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम में आया, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको आप अपनी प्लीज अपनी कॉपीज में नोट डाउन करिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड्स एंड उसका स्ट्रक्चर। ओके, सो डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव क्या है?
हेक्सोज, अगर किसी हेक्सोज या फिर शुगर किसी और इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन द पेरेंट कंपाउंड इज रिप्लेस्ड विद अनदर सब्स्टिट्यूएंट और ए कार्बन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड और ए कार्बोक्सिल ग्रुप, तो फिर वो डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये OH ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये NH2 ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोसामाइन। इसी तरह यहाँ पे देखिए अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे एक अमीनो एसिड आ गया यहाँ पे, तो ये एन एसिटल बीटा ओ ग्लूकोसामिन बन गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। तो ये डेरिवेटिव्स का है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रिप्लेस होता है किसी अदर एलिमेंट से, तो ये डेरिवेटिव्स का निर्माण होता है। और ये डेरिवेटिव्स वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अदर अदर फिजियोलॉजी, जैसे सपोज एन एसिटल मर्मरिक एसिड और एन एसिटल ग्लूकोसामीन, दीज आर द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी देख पा रहे हैं। सो अभी तक हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि सिंपल शुगर यूनिट्स हैं। बट अगर ये शुगर्स आपस में जुड़ जाएं तो ये चेन्स ऑफ शुगर ऑलिगोसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। सो अगर 2 और 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आपस में जुड़ती है, इट विल बी फॉर्म oligosaccharides. So we have categorized those kind of chains which contains 2 to 10 monosaccharide units in the oligosaccharides. So they are joined together by a specific bonds called glycosidic bonds. यहाँ पे हम लोगों ने glycosidic bond भी देखा था। So they are a specific type of bonds that can be in which carbohydrate molecules to join to another group, या फिर खुद से भी another carbohydrate से भी ज्वाइन कर सकता है। तो इस वाले केस में ये another carbohydrate से ज्वाइन कर रहा है इस glycosidic bonds में। On hydrolysis they gives 2 to 10 molecules of simple sugar units. जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे ऑलिगोसेक्राइड्स की, तो हमें अराउंड 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स मिलेंगी। Amongst these the most common are डाइसेक्राइड्स। तो ऑलिगोसेक्राइड्स के केस में सबसे ज्यादा कॉमन यूनिट कौन सी है, डाइसेक्राइड्स, जिसमें कि टू नंबर के शुगर्स आपको मिलेंगे। So they are subdivided on the basis of their monosaccharides units, disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides या pentasaccharides. ओके, नाउ यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख पा रहे हो एनिमेशन में, जहाँ पे एक ये शुगर यूनिट है और एक ये शुगर यूनिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के पास OH ग्रुप है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो ये OH ग्रुप क्या है, ये आपस में मिलते हैं और H2O जो है वहां पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये रिलीज होते ही यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 कार्बन के जुड़ पा रहे हैं, C1 एंड C4 के, और उसके बाद यहाँ पे 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का निर्माण हो रहा है। तो ये चेन जो है इसी तरह कंटिन्यूअस इधर भी जुड़ती जाएगी और ये चेन बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ 10। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नोन एज ऑलिगोसेक्राइड्स। अगर हम जैसे कि ऑलिगोसेक्राइड को क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स, तो इसके एग्जांपल्स देखें तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर, अगर डाइसेक्राइड जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। इसमें क्या है, ग्लूकोज, एक तो सब में ग्लूकोज रहेगा, लेकिन माल्टोज के केस में ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज डाई ग्लूकोज होगा, जबकि लैक्टोज में क्या होगा, गैलेक्टोज आ जाएगा। ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज है और दूसरा वाला ग्लूकोज हो सकता है या फिर वो वेरी करता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। ट्राइसेक्राइड ग्रेफिनोस, इसमें 3 यूनिट आपको देख पा रहे हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। टेट्रा में 4 यूनिट्स हो गई, पेंटा में 5 यूनिट्स हो गई। सो अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इसके कंस्टिट्यूएंट, 3 ग्लैक्टोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। इसी तरह इसको अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इन द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस it will be break down into their constituents. Okay, so the 2 monosaccharides units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different.
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डाइसेक्राइड के केस में वो सेम हो सकते हैं जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज, या फिर वो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अदर अनदर क्लासिफिकेशन में अनदर सेक्राइड है पॉलीसेक्राइड्स। अगर 10 से ज्यादा यूनिट है तो इट विल बी गोज अंदर पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हो, ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से आके जुड़ा, तीसरे से, चौथे से, और इस तरह से ये नंबर ऑफ ग्लूकोज जो है बढ़ते चले गए, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हो गई। और स्टार्च एंड सेलुलोज इसका एग्जांपल है। ठीक है, इस टाइप से ये ब्रांचेस बढ़ते चले जाएंगे। इट विल बी मोर देन 10 in the case of polysaccharides. So it contains more than 10 sugar units. They have high molecular weight. ज्यादा ग्लूकोज है तो इसमें मॉलिकुलर वेट भी बहुत ज्यादा होगा। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकॉन्स। दे मे बी आइदर लीनियर और ब्रांच्ड इन नेचर, या तो वो लीनियर होंगे या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। दे आर नॉट स्वीटिश एंड डोंट exhibit any of the properties of the aldehyde or ketones. अब उनकी सारी जो एंड है वो क्लोज है, जो कि रिएक्शन वाली एंड है, तो इट विल बी कम अंडर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, पॉलीसेक्राइड्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पॉलीसेक्राइड्स को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, होमोपॉलीसेक्राइड्स या फिर हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स में क्या है, वो प्योर शुगर की चेन होंगी, नंबर ऑफ शुगर चेन बढ़ती जाएगी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रिन। और हेट्रो में अदर देन शुगर भी उस चेन में ऐड हो जाएगा और इससे बनेंगे अगार, पेक्टिन्स या फिर ग्लाइकोसैकेराइड्स। दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम सब डिवीजन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे या फिर नंबर ऑफ मोनोमर्स कितने हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया। लेकिन on the basis of their functionality we can divided carbohydrates into two groups, reducing and non reducing carbohydrates. सो अगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे आप एक फिगर देख पा रहे हो जिसमें कि बैटरी है, ये एक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और इस वाले इलेक्ट्रोड तक पहुंच रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है जिससे कि ये आपको लाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से। तो इट विल बी द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस। शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने ऑयल। ठीक है, ऑयल से आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहा है, तो इट विल बी द गेन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड एंड इट विल बी कम्स अंडर रिडक्शन। तो रिडक्शन इज गेन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस। और कार्बोहाइड्रेट के केस में हम लोग देखेंगे तो ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, दे गेन द इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और उसमें क्या है कि फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलेंस रिएजेंट में कलर देते हैं। सो ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोजेज और कीटोजेज आर रिड्यूसिंग शुगर। और ये क्यों होता है ऐसे, क्यों ये इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग शुगर जितनी भी होगी, मोनोसेक्राइड सिंपल है ना, तो उसमें फ्री एंड होता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में ये एंड्स बाइंड होते हैं और इसी कारण ये फ्री नहीं होते, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाते हैं एंड दे कम्स अंडर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो द रिड्यूसिंग शुगर हैव द कैपेसिटी टू reduce cupric ions and bendix or failing solution to cuprous ions, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर में ये कैपेबिलिटी नहीं पाई जाती है। और ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, माल्टोज, लैक्टोज, मेलोबायोज, सेलोबायोज एंड जेंटियोबायोज। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज के केस में सुक्रोज, ट्रीहेलोज, दीज आर द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। So as we have discussed earlier, reducing sugar is any sugar that is capable of acting as a reducing agent, जो कि इलेक्ट्रॉन को ले सके। ठीक है, और बिकॉज ऑफ इट हैज ए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप।
Reducing sugar is one that reduces another compound and itself oxidized. That is the carbonyl carbon of the sugar is oxidized to a carboxyl group. Okay. So all monosaccharides are reducing sugar along with some disaccharides. कुछ डाइसेक्राइड होंगी एंड सम ऑलिगोसेक्राइड एंड सम पॉलीसेक्राइड. बाकी सारे कुछ कुछ होंगे लेकिन मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होंगे. यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पा रहे हो. ठीक है. तो जिसमें एसिटल दिस काइंड ऑफ ग्रुप पाया जाएगा जिसमें फ्री इंड नहीं होगा दैट विल बिकम्स अंडर लॉक्ड. तो इट विल बी द लॉक्ड एसिटल ग्रुप इसमें पाया जाएगा जाएगा जबकि हेम इसमें हेमी एसिटल ग्रुप पाया जाएगा. ओके. हेमी मतलब हाफ. इसमें हाफ एंड जो है वो बाइंड है और हाफ एंड क्या है ओपन है फॉर द रिएक्शन. और ये क्यों होता है रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल्स क्यों बनते हैं बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच है ये एंड अल्कोहल ऑक्सीजन एटम इज न्यूक्लियोफिलिक. जो अल्कोहल ऑक्सीजन एटम है OH ग्रुप का दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक. व्हेन एल्डिहाइड्स आर अटैक्ड बाय अल्कोहल्स इट विल फॉर्म हेमी एसिटल फॉर्म्स. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एग्जांपल. दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक. इसमें इलेक्ट्रॉन काफी अमाउंट में है जबकि अल्कोहल वाले के केस में क्या है ये न्यूक्लियोफिलिक है. और न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ से ये दोनों अटैक्ड बाय द ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म बनाएंगे एंड these हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर्स. ये हम लोग जब साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर्स पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे. और फर्दर अगर ये होता है रिएक्ट करता है OH ग्रुप से तो इट विल फॉर्म एसिटल ग्रुप जिससे कि दोनों एंड जो है वो बाइंड कर जाएंगे किसी न किसी से और ये फ्री एंड नहीं हो पाएगा. जबकि यहाँ पे आपके केस OH ग्रुप ओपन है फॉर द रिएक्शन और यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है. तो इट विल बी द केस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड इट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज OH ग्रुप यहाँ पे फ्री है फॉर द रिएक्शन. So all monosaccharides are reducing sugar we have already discussed. ठीक है. तो aldehyde can be oxidized via redox reaction in which another compound is reduced. Thus aldoses are reducing sugar. जबकि कीटोन जो है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है. एल्डोजेज आर फ्री एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल्डोज फ्री है ऑलरेडी फ्री है लेकिन कीटोन कहाँ है वो बीच में है. ठीक है. इट विल बी ऐसे ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो सबसे पहले क्या होता है टॉटोमेरिक शिफ्ट होता है और इट विल प्रोड्यूस ए एल्डिहाइड ग्रुप इन द सोल्यूशन. इस शिफ्ट में क्या होता है ये एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रोड्यूस करता है एक्वस सोल्यूशन में. सो देयर फॉर कीटोन्स लाइक फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो है कीटोन ग्रुप है तो रिड्यूसिंग शुगर है लेकिन सबसे पहले ये क्या करेगा इट विल बी द आइसोमर्स कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप. तो ये सबसे पहले टाटोमेराइज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में और उसके बाद ही ये रिएक्ट कर सकता है. This type of isomerization is catalyzed by the base present in the solution which test for the presence of reducing sugar. So if the oxygen on the anomeric carbonyl group of sugar is not attached to any other structure that will be the reducing sugar. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है एनोमेरिक कार्बन का दैट इज नॉट अटैच विद द एनी अदर एटम. ठीक है. किसी और अदर एटम से ये अटैच नहीं है. इट इज फ्री फॉर द रिएक्शन सो दैट इज द रिड्यूसिंग शुगर. अगर ये ऑक्सीजन एटम जो फंक्शनल ग्रुप का फ्री नहीं है यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज नॉट फ्री बिकॉज हियर अनदर कंपाउंड इज अटैच्ड. तो ये जो है कम्स अंडर नॉन रिड्यूसिंग शुगर. So at the end of the conclusion, reducing sugar have a free anomeric carbon, so they can reduce cupric to cuprous failing solution test में. इसी तरह यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉलरेंस टेस्ट में भी they can reduce Ag plus to Ag0. Okay. It allows detection of reducing sugar such as glucose. Modern detection techniques use calorimetric and electrochemical test. तो ये रिड्यूस कर सकती हैं इसीलिए कलर देती हैं और इसीलिए इसको आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं. जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के केस में दे आर बाइंड by a glycosidic bond between two anomeric carbons. So the product has two acetyl group and no hemiacetal groups. Only acetyl groups are present.
no acetals, so there are no reducing ends, so it is a नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आप नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स का एग्जांपल देख पा रहे हो, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर ट्रीहेलोज। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स। ओके, अगर हम लोग रिलेटिव स्वीटनेस देखें, शुगर मतलब स्वीट, तो अगर रिलेटिव स्वीटनेस देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर एंड शुगर एनालॉग्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट इस वाले ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट शुगर की स्वीटनेस। तो फ्रक्टोज को बहुत ज़्यादा शुगर रिच माना जाता है, फ्रक्टोज 173 इसका रिलेटिव स्वीटनेस है। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शुगर्स के रिलेटिव स्वीटनेस दिए गए हैं, तो इसको आप लोग देख पा रहे हो अपने नॉलेज के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एट द कंक्लूजन, तो दिस इज द माइंड मैप। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप के बारे में। दे आर द ऑर्गेनिक ग्रुप्स दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारा कुछ एक स्पेशल प्रोपोर्शन में होता है, 1:2:1 में। ठीक है, और ये वेरी भी कर सकता है प्रोपोर्शन। फिर दे इंक्लूड 3 सब टाइप्स ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो सिंपल, डबल एंड कॉम्प्लेक्स शुगर। तो इसको हम लोगों ने जब डिवाइड किया सब टाइप्स ऑफ शुगर, इट विल बिकम मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स विच हैव शॉर्ट कार्बन चेन, ओनली वन कार्बन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज द मोनो, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल कार्बन पाया जाएगा, दैट विल अंदर मोनोसेक्राइड्स। और एंड दोज विच हैव बायोलॉजी इंपॉर्टेंस बिकॉज इट हैज 6 कार्बन एंड 5 कार्बन। तो 6 कार्बन वाले हेक्सोजेस हैं, उनका बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं। लेकिन अदर some of the these monosaccharides 5 carbon ring pentoses are important constituent of nucleic acids, ribose and deoxyribose। फिर हमने देखा डाइसेक्राइड्स के केस में दे आर मेड अप ऑफ 2 सिंपल शुगर एंड दे आर बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एग्जांपल में हम लोगों ने देखा सुक्रोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पॉलीसेक्राइड के केस में हम लोगों ने देखा कि दे आर नंबर ऑफ कार्ब मोनोसेक्राइड्स जो है उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, और that is why they form a high molecular weight glycogen and starch। ग्लाइकोजन इज बेसिकली स्टोरेज कंपोनेंट है, कहाँ किसका, एनिमल्स का, जबकि स्टार्च है प्लांट के केस में। सो दीज आर द सम ऑफ द माइंड मैप यू हैव टू मेक डाउन इन योर नोट डाउन इन योर नोटबुक, और इसको आप लोग बार बार रिपीट करिए जिससे कि ये चीजें आपको याद हो। ओके, दिस इज ऑल्सो समराइजेस दीज थिंग्स बट विथ अ ट्रिक। यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक के साथ इसको रिमेम्बर करने की कोशिश की है। मोनोसेक्राइड्स मतलब 1, डाई मतलब 2 एंड पॉली मतलब मेनी। तो सब यूनिट्स इसमें किसमें होंगे, 1, 2 एंड मेनी। मेन फंक्शन क्या है उसका हम लोगों ने यहाँ समराइज किया है, एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी है। ट्रांसपोर्ट फॉर्म, ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स हैं। और दीज आर स्टोरेज फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं तो ये स्टोर में काम आते हैं, फ्यूचर के यूज में काम आते हैं। जैसे आप लोग पैसे इकट्ठे करते हो, ठीक है, तो पैसे इकट्ठे करते हो, दैट विल बी द पॉलीसेक्राइड्स। और ये एक ट्रक है डाइसेक्राइड जो कि स्टोरेज, सॉरी ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। और मोनोसेक्राइड्स जैसे इमीडिएट एनर्जी सोर्स, तुरंत एनर्जी इससे मिलती है। ये एक बैंक है और ये एक वैन है, और ये हमें एनर्जी मिल रही है। एग्जाम्पल्स हम लोग देखें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। इसको याद करने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, गिव्स गुड फ्लेवर। तो मोनोसेक्राइड्स गिव्स गुड फ्लेवर, ठीक है। डाइसेक्राइड्स लेंथ सपोर्ट्स मूवमेंट्स, लेंथ सपोर्ट्स मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट को सपोर्ट करती है, तो ये ट्रांसपोर्ट फॉर्म में होगी। तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, यू कैन रिमेंबर, इजिली रिमेंबर दीज थिंग्स एंड कैन गेट स्टोर्ड। सेलुलोज से सी हुआ, जी से ग्लाइकोजन हुआ एंड एस से स्टार्च हुआ, तो यू कैन इजिली रिमेंबर दिस काइंड ऑफ carbohydrates, all of the carbohydrates you can remember from this table। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।